नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधा कृष्ण कुमार। आज मैं आपसे आज़ाद भारत में आर्थिक लूट और सत्ता की घिनौनी कहानी के विषय में बात करूँगा। भारत लगभग पौने 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था। 1757 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज ही भारत के शासक थे। हालांकि आज़ादी की लंबी लड़ाई चली और इसमें गांधी के असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस तथा उनके द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी के वीर सेनानियों जैसे सहगल, ढिल्लो तथा शाहनवाज तथा क्रांतिवीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान जैसे भारत के अनेक महान सपूतों ने अपनी जान देकर इस मातृभूमि को आज़ाद कराने हेतु लड़ाइयाँ लड़ी, मगर फिर भी अंग्रेजों का शासन भारत पर बना रहा। भारत को अंग्रेजों से मुक्ति कुछ ऐतिहासिक कारणों से मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न सिर्फ भारत अपितु अन्य कई देश जैसे बर्मा, श्रीलंका, मलाया, सिंगापुर, हांगकांग, लीबिया के अलावा अन्य कई देश भी अंग्रेजों के गुलाम से आज़ाद हुए। यूरोपियन इतिहासकार डेविड थॉमसन, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने बुक यूरोप सिंस नेपोलियन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अगर हिटलर न होता तो ब्रिटिश उपनिवेश आज़ाद नहीं होते। हिटलर के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ जिसने यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन अपने देश की तबाही को बामुश्किल से संभाला था और उपनिवेशों को संभालना काफ़ी मुश्किल था। विंस्टन चर्चिल, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता नायक थे, उन्हें ब्रिटेन के लोगों ने चुनाव में हरा दिया और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली को लोगों ने चुनाव में जिताया, जिसने अपने चुनाव सभा के दौरान ही यह घोषणा कर दी थी कि वे सत्ता में आएंगे तो उपनिवेशों को आज़ाद कर देंगे। बहरहाल भारत को कुछ ऐतिहासिक कारणों से आज़ादी जरूर मिल गई, मगर आज़ादी के बाद से सत्ता का घिनौना खेल शुरू हो गया। विंस्टन चर्चिल ने एक बार अपने भाषण में भारत के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर भारत को आज़ादी दे दी गई तो सत्ता बदमाशों, लफंगों, लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता कम क्षमता वाले और घटिया किस्म को होंगे। उनकी जुबान मीठी और दिमाग मूर्ख होगा। वे सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। चर्चिल ने उपरोक्त वाक्य भले ही नाराजगी में व्यक्त किया हो, मगर आज़ादी के बाद की घटनाओं ने उसके कथित वाक्य को सही साबित कर दिया। आज़ादी मिलने के तुरंत बाद एक लफंगे ने गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुए, जिसमें लाखों बेगुनाहों की जाने गई। दोनों देश के हुक्मरान इन दंगों को रोकने में असफल रहे। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के गुंडे लोगों की जान लेते रहे और नेता अपनी सत्ता की रोटियां सेकते रहे। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पूरी तरह असफल रहा और वहां लगातार फौजी हुकूमत बना रहा। पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली सरकार बनी और भारत की विकास की आधारशिला उनके तथा उनकी टीम द्वारा रखी गई थी। और आज़ादी के बाद लगभग 3 दशक तक भारतीय नेताओं ने देश के प्रति त्याग समर्पण दिखाया था।
मगर धीरे धीरे सत्ता के आसपास दलाल इकट्ठे होने लगे और नेताओं को भ्रष्ट बनाने लगे। आज़ादी के बाद ही थोड़ा बहुत घोटाला शुरू हो गया था। पंडित नेहरू के शासनकाल के दौरान ही घोटाले की शुरुआत हो गई थी। आज़ादी से अब तक देश में काफ़ी बड़े बड़े घोटालों का इतिहास रहा है। भारत में हुए बड़े घोटालों का कुछ संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। 1951 का साइकिल आयात घोटाला, 1958 का मुद्रा कांड, 1960 का तेजा ऋण कांड, 1961 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक द्वारा कलिंग ट्यूब कांड, 1976 का मारुति घोटाला, 1976 का क्यू ऑयल डील कांड, 1981 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अंतुले द्वारा सीमेंट घोटाला, 1947 का HDW दलाली कांड, 1987 का बोफोर्स घोटाला, 1992 में हर्षद मेहता द्वारा स्टॉक एक्सचेंज घोटाला, 1992 में इंडियन बैंक कांड जिसमें छोटे कारपोरेट और एक्सपोर्टर्स ने बैंक से करीब 13,000 रुपये उधार लिए थे। ये धनराशि उन्होंने कभी नहीं लौटाई। 1996 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा चारा घोटाला, 1998 में स्टॉक ब्रोकर कीर्तन पारिक द्वारा स्टॉक मार्केट का घोटाला, 2003 में अब्दुल करीम तेलगी द्वारा स्टाम्प पेपर स्कैम, 2008 में रामलिंगा राजू की सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम कंप्यूटर द्वारा 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2009 में मधु कोड़ा द्वारा मनी लॉन्ड्री कांड, दूरसंचार मंत्री सुखराम द्वारा दूरसंचार घोटाला, एयरबस घोटाला जिसमें फ्रांस से बोइंग खरीद में दलाली खाई गई थी, उड़िया घोटाला, BM माल्या द्वारा 9,000 करोड़ का बैंक लोन का घोटाला, मोदी के शासनकाल में नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी द्वारा बैंकों को अरबों रुपया का चूना लगाया जाना और वे सभी देश छोड़कर विदेशों में भाग गए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम तथा अदानी द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति की बेधड़क लूट आदि मामले भारत के घिनौने राजनीतिक परिदृश्य को उजागर करते हैं। उक्त घोटालों के अलावा भी भारत में घपलों घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। भारत के सिस्टम के रग रग में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और इसे रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जैसा कि सिंगापुर जैसे देश में है। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगभग पूरे देश में शासन कर रही थी, मगर RSS की पॉलिटिकल विंग जनसंघ कांग्रेस से सत्ता लेने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। सबसे पहले इस दिशा में बड़ा प्रयास संघ ने बिहार से शुरू किया। 1974 का बिहार का छात्र आंदोलन RSS के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय परिषद तथा सोशलिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग योजन सभा द्वारा किया गया था, जो बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के खिलाफ था। अब्दुल गफूर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई ठोस आरोप नहीं था, फिर भी RSS से जुड़े छात्रों ने पूरे बिहार के छात्रों को गुमराह किया और छात्र आंदोलन शुरू किया। उसके बाद RSS के नेता नानाजी देशमुख की पहल पर छात्र आंदोलन का कमान जयप्रकाश नारायण के हाथों में सौंप दिया गया। हालांकि JP का जनता में कोई खास प्रभाव नहीं था, मगर उन्हें एक मसीहा बनाकर RSS द्वारा पेश किया गया था। 1974 के छात्र आंदोलन ने पूरे बिहार की शिक्षा का बंटाधार कर दिया। कितने छात्र इस आंदोलन में बर्बाद हो गए और उस आंदोलन के फलस्वरूप लालू, नीतीश, सुशील मोदी जैसे लोग बिहार के नेता बने, जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। आज बिहार देश का सबसे निर्धन राज्य बन चुका है। JP आंदोलन पूरी तरह सत्ता पाने का एक खेल था। JP का संपूर्ण क्रांति का नारा संपूर्ण भ्रांति निकला। 1975
कि आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुआ, जिसमें भारत के हिंदी बिल से कांग्रेस का सफाया होगा और केंद्र में मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन वह सरकार 5 साल पूरा नहीं कर सकी और 2.5 साल में ही चौधरी चरण सिंह द्वारा प्रधानमंत्री की लालसा के फलस्वरूप मोरारजी भाई की सरकार गिर गई। फिर चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी पुनः देश की सत्ता में आ गई। एक बार पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ उनके सहयोगी वीपी सिंह ने सत्ता पाने के लिए बगावत कर दी और पुनः कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल हो गई और बीजेपी तथा वीपी सिंह की सरकार बनी। मगर यह सरकार भी अंदरूनी सत्ता संघर्ष के कारण टिकाऊ नहीं हो सकी। पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई। फिर आरएसएस ने सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और अन्ना हजारे को आगे खड़ा कर देश की जनता को खूब गुमराह किया गया। 2014 में बीजेपी पुनः केंद्र की सत्ता में आ गई और आरएसएस का ख्वाब पूरा हुआ। इस प्रकार देखते हैं कि सत्ता पाने के लिए भारत के पॉलिटिशियन किस हद तक गिरकर और जनता को गुमराह करके सत्ता प्राप्त करते हैं और देश को खूब चूना लगाते हैं। जेपी और अन्ना हजारे का आंदोलन आरएसएस द्वारा प्रायोजित था और वह सत्ता पाने का प्रपंच था। जैसा कि बताया गया है कि पंडित नेहरू के समय जो नेता सत्ता में थे उनमें देश के प्रति जिम्मेवारी का कुछ एहसास था और उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छे काम भी किए। मगर धीरे धीरे भारतीय नेताओं में नैतिक पतन होने लगा और आज तो बहुत ही भयावह स्थिति है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।